हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पर स्वागतम और स्वागतम रहेगा भी। आज हम लोग इस वीडियो में देखा जाएगा कि यूपी बोर्ड का पेपर कैसे लिखा जाएगा, टॉपर से टॉपर। जो क्लास 12 का देखा जाएगा, जो पूर्णांक 100 नंबर का पूछता है और 100 में 100 नंबर 90 प्लस लाने की कोशिश किया जाएगा। और ऐसा ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा कि एग्जामिनर चाह करके भी इस जो कॉपी है, कॉपी के अंदर यहां से भी इस पेज को, एक भी पेज को निकाल करके बदल नहीं सकता है। वैसे बेस्ट तरीका बताया जाएगा आप लोग को लिखने के लिए। और साथ ही साथ इसके फ्रंट वाला पेज यानी उपरौटा, इसको भी भरने को बताया जाएगा, जो हम लोग प्रवेश पत्र के माध्यम से भरेंगे। और साथ ही साथ आधार कार्ड के बारे में भी बताया जाएगा कि कैसे क्या करना, आप लोग को कैसे कॉलेज में जाना है, कैसे क्लास में जाना है और कैसे एडमिट करना है अपने आप को। और हम लोग क्लब्स के भी बारे में देखा जाएगा कि कौन कौन सा कलम कैसे यूज करना है, उसके भी बारे में हम लोग डिटेल में देखा जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग को एक बेहतरीन स्टूडेंट बना सकता है। और आप लोग के पास तो अब टाइम ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा। और ये वीडियो इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो 10-20 मिनट का नहीं होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग एक वायरल पेपर को देखा जाएगा, जो 2024 का न्यू अपडेट्स का ये पेपर होगा। शायद ये पूरा यूट्यूब पे, अभी तक यूट्यूब पे जो इसके पहले वाला अपडेट्स का था पेपर, वही सब बताए हैं सब। लेकिन इस वाले वीडियो में एक वायरल पेपर को देखा जाएगा 2024 का, जो क्लास 12 का होगा यानी इंटर का। और ये पेपर केवल हिंदी के मकसद से नहीं होगा, ये पेपर आप लोग के पूरा हर एक एग्जाम से मतलब के होगा। तो आप लोग एक बोतल की पानी लेकर के बैठिएगा और कलम्स वगैरह और रफ्स वगैरह लेकर के बैठिएगा, क्योंकि इस वीडियो में A to Z बताया जाएगा कि कैसे आप लोग को एक पेपर यानी यूपी बोर्ड के एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखना है, पूरी बेस्ट ट्रिक के साथ बताया जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा। कॉपी को कैसे सजाना है, सजाने से लेकर के ओवर राइटिंग तक हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो चलिए अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और 22 फरवरी को ऐसे ही जैसे बताएंगे सेम सेम आप लोग को जाकर के बस छापना है बस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट गो। अब शुरू करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे फर्स्ट पृष्ठ ये मिलेगा उपरौठा, और इसको आप लोग को यूपी बोर्ड एग्जाम में भरना भी रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग प्रवेश पत्र ले लीजिएगा और आधार कार्ड अपना ले लीजिएगा। और प्रवेश पत्र में एक एक अक्षर को देख करके लिखिएगा, क्योंकि ये यदि दिक्कत कर दिए आप लोग तो फिर बाद में कॉपी आप लोग का खत्म हो जाएगा, तब इसका इरादा भूल जाइएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में दिया है और यहाँ पे इसको फ्लिप करना है। तो अनुक्रमांक नंबर यहाँ पे दिया रहेगा, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए बढ़ते हैं किस तरह, 1 2 4 2 9 0 9 1 3 0 ऐसे करके भरिएगा। और जो कलम चलाइएगा उस पर दोबारा कलम मत चलाइएगा। और आप लोग एक पेंटोनिक का कलम आता है, जो भी आप लोग का यूजफुल कलम होगा उसको ले लीजिएगा। फिर यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है, फिर इसी को। और आप लोग फिर प्रवेश पत्र लीजिएगा और इसी को शब्दों में लिखिएगा। बस इसको एक एक जो अंक है उसको शब्दों में लिख दीजिएगा, जैसे 1, फिर 2 लिखिएगा, फिर 4 लिखिएगा, फिर 2 लिखिएगा, फिर 9 लिखिएगा, फिर 1 लिखिएगा, फिर यहाँ पे 3 लिखिएगा, 0। आप लोग ये मत लिखिएगा, या आप लोग का जो प्रवेश पत्र पे होगा उसको लिखिएगा। हम एक प्रवेश पत्र मंगाए हैं और उसके माध्यम से भर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे विषय दिया है, विषय यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हिंदी, सामान्य हिंदी या जो भी हिंदी हो यहाँ पे हिंदी लिख दिया जाएगा। और परीक्षा का दिन जैसे 22 फरवरी का होगा तो बृहस्पतिवार होगा, तो आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा बृहस्पतिवार। यहाँ प्रश्न पत्र है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा केवल प्रश्न पत्र होगा, ये केवल प्रश्न पत्र।
और यहाँ पे केंद्र का नाम पूछा जहाँ आप लोग का सेंटर जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जैसे सरस्वती हो गया, इंटर कॉलेज रायगढ़ कुशीनगर हो जाएगा यहाँ पर। तो आप लोग ऐसे करके ऐसे लिखिएगा। फिर यहाँ पे परीक्षा तिथि एवं पाली यहाँ पे 22 फरवरी रहेगा ही, 2024 हो जाएगा। और फिर पाली यहाँ पे सेकेंड पाली में आप लोग का पेपर होगा, उसको डाल दीजिएगा। और ये जो आप लोग का ये दिया है खंड, इसमें बोर्ड के पेपर जब आएगा, जब आप लोग के बोर्ड में पेपर आएगा तो यहाँ पे जो हिंदी यहाँ पे कोड लिखा रहेगा, बस इसी कोड को देख करके आप लोग इसमें फिलिप कर दीजिएगा। कोई भी एग्जामिनर से पूछने मत जाइएगा कि सर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कैसे क्या भरना है। बस आप लोग को जो तरीका बताएं बस ऐसे तरीका को फॉलो कीजिएगा। और भरने के बाद तुरंत आप लोग ये जो पेपर में, जब ऐसे पेपर को भर देंगे 15 मिनट अभी मिला ही रहेगा, पेपर मिलने से भी पहले की प्रोसेस है, आप लोग इसको फटाफट कर लीजिएगा। उसके बाद से अब देखिए कॉपी को कैसे सजाया जाता है, अब उसको बताते हैं कॉपी को सजाया जाए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक इंचल ले लीजिएगा और इंचल लेने के बाद आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न का फर्स्ट लिखना अनिवार्य रहता है। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे कीजिएगा और एक ब्लैक कलम लीजिएगा, ब्लैक कलम से आप लोग को पूरा कॉपी को सजाना है। अब कैसे सजाना है देखिए, ब्लैक कलम को लेकर के और ये लाइन से थोड़ी सी ऊपर करके बस ऐसे 2 लाइन खींच लीजिएगा। सटा सटा हुआ रहे कि देखने में डिजाइनिंग अच्छा लगे, बस ऐसे लाइन खींच लीजिएगा आप लोग। फिर यही लाइन फिर आप लोग को इधर भी खींचना है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है और ये आप लोग को यूजफुल वीडियो भी बना सकता है। फिर ऐसे आप लोग को कॉपी को ऐसे कीजिएगा, फिर ऐसे करके आप लोग को हर एक पृष्ठ पर पेपर मिलने से पहले आप लोग को एक काम करना है कि जो 15 मिनट का टाइम मिलता है वो टाइम आप लोग को किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर लिया जाए। और ऐसे आप लोग कर दीजिएगा, तभी जा करके आप लोग का कॉपी ये परफेक्ट एक कॉपी लगेगा। और इस पे जो एग्जामिनर भी रहेगा वो देखेगा, क्योंकि आप लोग का पहचान न आपके नाम से हो सकता है और न आपके कोई तरीका से हो सकता है। बस आपका नाम 2 माध्यम से हो सकता है। फर्स्ट माध्यम यह है कि आप लोग की लिखावटें अच्छा करना पड़ेगा, और सेकेंड ऑप्शन है कि जो भी आप लिखिएगा अच्छा लिखिएगा। और इसमें ऐसा भी ट्रिक बताया जाएगा कि जो भी व्याख्या आप लोग को नहीं आता होगा वो भी ट्रिक, उसको भी आप लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे उसके भी माध्यम को बताया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं। A to Z पेपर को सॉल्व किया जाएगा और देखा जाएगा कैसे पेपर को सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर भी पेपर में आप लोग को देखा, यहाँ पर भी अनुक्रमांक लिखने के लिए और नाम लिखने के लिए। तो आप लोग पेपर में जब आएगा तो आप लोग अपना यहाँ पे अनुक्रमांक और नाम लिख करके वहाँ पे साइन करा लीजिएगा। और ये पूर्णांक आपका 100 नंबर का है, विषय हिंदी है, इसको डिटेल में देखा जाएगा। 3 घंटा 15 मिनट का समय देगा। और आप लोग को जैसे ही पेपर मिलेगा उसके पहले ही ये कॉपी को सजाने वाला काम कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर मिलने के बाद कॉपी को मत सजाइएगा, उसके पहले ही सजा उजा करके फिट रखिएगा। तो चलिए बहुविकल्पी लिखने का आइडिया बताते हैं कि कैसे बहुविकल्पी को लिखा जाएगा। यहाँ पे नोटिस पढ़ लीजिएगा कि जैसे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है, लेकिन आप लोग को इसका नियम को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि इसके पहले ही आप लोग ये काम कर लीजिएगा और पेपर को क्या पढ़िएगा, पेपर को हम पूरा पढ़ करके A to Z बता देंगे। और फिर सेकेंड ऑप्शन यह रहेगा कि इस प्रश्न में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। जैसे जो फर्स्ट पेज होगा और जो सेकेंड पेज होगा, जैसे फर्स्ट पेज का खंड क और सेकेंड पेज खंड क में आया है और खंड ख में करके टोटल पेपर होगा। जैसे खंड क और खंड ख ये दोनों अनिवार्य होगा आप लोग को करने के लिए। और जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है MCQ करके, वो आप लोग का क्वेश्चन फर्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि फर्स्ट पेज पे ये क्लास 12 हिंदी का पेपर को कैसे लिखा जाए। और ये देखिएगा, ये पेपर वायरल पेपर है जो न्यू अपडेट्स के माध्यम से देखा गया है। आप लोग जो भी इस उपरौटे पर फ्लिप कीजिएगा, बिना प्रवेश पत्र का फ्लिप मत कीजिएगा।
क्योंकि आप लोग का यदि एक रो नंबर भी इधर उधर मिस्टेक होगा तो आपका ज़िंदगी भी खत्म हो सकता है, क्योंकि फिर दोबारा वो मान्य नहीं होगा। और उपरौठा पे कभी मतलब मिस्टेक मत कीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर एक का क है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं, तो इनका रचनाकार है दामोदर शर्मा। अब इनको लिखते हैं हम लोग। कैसे लिखा जाएगा आप लोग ये देखिएगा। लिखने का सबसे बेस्ट तरीका भी बताया जाएगा, कैसे लिखा जाता है आप लोग ध्यान देते रहिएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर एक का क। प्रश्न नंबर एक का क, और फिर इसके नीचे ऐसे दो अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा आराम से, और ऐसे इसको डिजाइनिंग थोड़ा बना दीजिएगा। बस कॉपी आप लोग की बेटर लगना चाहिए। प्रश्न नंबर एक का क हो गया। और फिर आप लोग का इसका ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर ऑप्शन में जैसे इसका क्वेश्चन है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है, और आप लोग को ये प्रश्न लिखना नहीं है, बस इसका डायरेक्ट ऑप्शन जैसे यहाँ पे दूसरा सही है तो हम ऐसे दूसरा कर देंगे, और दूसरा में करके हम यहाँ पे लिख देंगे कि दामोदर शर्मा। आराम आराम से कॉपी को लिखिएगा, कोई वो जल्दीबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि 3 घंटा 20 मिनट के अंदर आप लोग आराम से कॉपी को लिख देंगे। तो इसका आंसर हो गया दामोदर शर्मा। और फिर नेक्स्ट वाले को क्वेश्चन को देखा जाएगा कि ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की भारतेंदु युग की पत्रिका है। तो फिर आप क्या कीजिएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न नंबर एक का ख। प्रश्न नंबर एक का ख लिखिएगा, फिर इसके नीचे दो अंडरलाइनिंग कीजिएगा, और फिर अब इसका आंसर कैसे लिखना है इसको देखा जाए। और इसको तो भाई फर्स्ट पेज पर तो लिखना है। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन है, तो यहाँ पे भारतेंदु युग की पत्रिका है कवि वचन सुधा। अब कवि वचन सुधा को भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। और आप लोग जल्दीबाजी मत कीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग चाहिएगा तो यहाँ पे ऐसे सही का ट्रिक भी लगा सकते हैं। इसको सही का ट्रिक लगा दीजिएगा, जैसे एग्जामिनर जानेगा कि हाँ ये राइट है। और फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, जैसे प्रश्न नंबर एक ही का और रहेगा वो अभी। प्रश्न नंबर एक का ख हो गया है। अब ग को देखा जाएगा। ऐसे आप लोग को लिखना है, अच्छा से लिखना है। कॉपी ऐसा लिखिएगा कि एग्जामिनर चाह करके भी नंबर न काट सके, क्योंकि नंबर ही आप लोग को सब कराएगा। तो प्रश्न नंबर ग है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। तो इसमें देखिएगा ये जो ऑप्शन है रॉन्ग भी दे सकता है, तो रॉन्ग यदि ऑप्शन चारों का चारों यदि ऑप्शन रॉन्ग दे देगा तो आप लोग कोई भी ट्रिक मत मारिएगा, लेकिन इसका क्वेश्चन बस लिख दीजिएगा। यदि कोई ट्रिक भी मार देंगे तो इसका आंसर आप लोग को राइट हो जाएगा, और पूरा का पूरा नंबर आप लोग को मिल जाएगा। तो इसका आंसर संभवत 1950 है, अलग से देखा गया है, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। यदि आप लोग को मालूम रहेगा तो लिखिएगा, नहीं मालूम रहेगा तो उसमें जो भी आएगा वो ट्रिक मार दीजिएगा, वही आप लोग का राइट हो जाएगा। तो फिर अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखा जाएगा। प्रश्न नंबर एक का घ देखा जाएगा। ऐसे करके आप लोग कॉपी को सजा करके लिखिएगा, तभी नंबर आप लोग को मिलेगा। और कॉपी लिखने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर एक का घ देखा जाएगा। तो प्रश्न नंबर एक का घ है कि सेवा सदन के रचनाकार हैं। तो सेवा सदन के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पे थर्ड लगाया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा जाएगा प्रेमचंद। और फिर यहाँ पे ऐसे सही का ट्रिक मार दीजिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न नंबर एक का अंग है, तो इसको भी देख लिया जाए।
आप लोग बहुविकल्पी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुविकल्पी यदि राइट होगा तो आप लोग को राइट नंबर मिलेगा। तो प्रश्न नंबर अंग में पूछा है कि हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर सेकंड किशोरी लाल गोस्वामी, इनको ट्रिक मार दिया जाएगा। ऐसे कर दीजिएगा, उसके बाद से लिख दीजिएगा कि किशोरी लाल गोस्वामी। और यहाँ पे ट्रिक मार दीजिएगा। ऐसे सेम सेम लिखते रहिएगा। फिर अब आप लोग को न्यू पृष्ठ देखा जाएगा। इतना तो हो गया, प्रश्न नंबर एक का क सेक्शन हो गया है। और प्रश्न नंबर दो का क सेक्शन देखा जाएगा। और ऐसे ही सेम आप लोग को आराम आराम से लिखिएगा, कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा कॉपी लिखने में। तो अब चलिए प्रश्न नंबर क का वो देखते हैं। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, फिर पृष्ठ को जो भी नंबर, फिर आप लोग पृष्ठ को सजाना है। और जो भी आप लोग के पास 5-10 मिनट वो जो टाइम बचा रहेगा, उस टाइम में आप लोग को उस समय को कॉपी सजाने में यूटिलाइज कीजिएगा। फिर आप लोग ऐसे इंच इंचल ले करके स्केल, फिर ऐसे 2 लाइन खींचना है आप लोग को। फिर ऐसे 2 लाइन खींचने के बाद फिर इधर भी 2 लाइन खींचिएगा। तभी आप लोग का कॉपी प्यारा लगेगा और एग्जामिनर भी देखेगा तो नंबर पूरा पूरा दे सकता है। फिर आप लोग कॉपी को ऐसे करके फिर इसको भी स्केल के माध्यम से कॉपी बना दीजिएगा। और ये जो हम काम कर रहे हैं, ये काम आप लोग को पेपर मिलने से पहले आप लोग को करना है, क्योंकि ऐसे करते रहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम पूरा मेंशन कर दिए हैं। आप लोग को बस ये 2 पृष्ठ बताया जा रहा है, आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। फिर प्रश्न नंबर एक का पूरा सेक्शन हो गया। प्रश्न नंबर टू का देखा जाएगा कि प्रश्न नंबर टू का क्वेश्चन है कि क आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो आदिकाल का ग्रंथ पद्मावत जो है वो नहीं है, तब इसको कैसे लिखा जाएगा? तो आप लोग बीचों बीच में यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न नंबर टू, यहाँ पे लिखिएगा क, यानी प्रश्न नंबर टू का क। और फिर यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन ऐसे कीजिएगा। फिर ये डबल वाला दे दीजिएगा इसे, कि कॉपी देखने में आप लोग का अच्छा लगे। और कॉपी में कलर पॉइंट कलम का उपयोग मत कीजिएगा। फिर उसके बाद इसका आंसर जो राइट रहेगा, बस आंसर को लिखना ही है। कि इसमें पूछा गया है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है पद्मावत, यानी फोर्थ नंबर राइट है। तो यहाँ पे लिखिएगा ऐसे फोर्थ, और ब्लू वाले कलर से लिख दीजिएगा पद्मावत। आराम आराम से लिखिएगा, कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि 3 घंटा 20 मिनट का टाइम मिला रहता है। और उसके बाद से ऐसे ट्रिक मार दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। और आप लोग पेपर में ये जरूर पेपर को ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये जो क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की पत्रिका है, तो ज्यादातर पेपर में क्या होता है जल्दीबाजी में कि भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। तो ये सब दिक्कत मत हो आप लोग के साथ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा रहेगा धैर्य बना करके पेपर को लिखिएगा, क्योंकि पेपर को लिखते समय नो टेंशन नो अट्रैक्शन नो डिट्रैक्शन जो भी हो रहना नहीं चाहिए। तो प्रश्न नंबर टू का क हो चुका है। तो प्रश्न नंबर टू का ख देखा जाएगा। तो फिर वैसे ही सेम सेम रूल ऐसे ही लिखना है। प्रश्न नंबर टू का ख, प्रश्न नंबर टू का ख, फिर इसको ऐसे ही बनाया जाएगा अच्छा सा, कि कॉपी देखने में प्रिय लगे और एग्जामिनर भी मोहित होकर के पूरा पूरा नंबर दे दे। प्रश्न नंबर टू का ख, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की, ते होगा कृष्ण भक्ति शाखा से। तो फोर्थ नंबर है, तो फोर्थ नंबर राइट है। तो फिर यहाँ पे फोर्थ नंबर ये भी राइट है, ऊपर वाला भी फोर्थ नंबर राइट था। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा से। ऐसे आप लोग को आराम से लिखना है, फिर ऐसे ट्रिक मार दीजिएगा।
आप लोग को क्वेश्चन नहीं पूरा पूरा उतारना है। और इस पेपर में एक मीडियम लेवल का लड़का भी देख सकता है, क्योंकि उसको भी एक हाईएस्ट नंबर दिला करके ये पेपर मानेगा। जैसे तरीका बता रहे हैं वैसे सेम तरीका को जा करके आप लोग लिखिएगा, और किसी से पूछने की वो कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोग ये पेपर को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और फिर इसमें 5 क्वेश्चन इसमें भी है, तो फिर गौ को देख लिया जाए कि श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। तो ये फिर क्वेश्चन को देखा जाए कि श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं, इनका कवि है कि सूरदास। सूरदास है, तब इनको भी लिखा जाए। तो यहाँ पे है फिर लिखा जाएगा कि प्रश्न नंबर 2 का ग। प्रश्न नंबर 2 का ग। और फिर यहाँ पे ऐसे 2 अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे डबल स्टार लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो एक क्वेश्चन पूछा है कि श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं, तो सूरदास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन रहेगा। ऐसे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे लिख दीजिएगा सूरदास। तो ये आप लोग का सूरदास, फिर यहाँ पे ये डबल ट्रिक मार दीजिएगा। फिर एक प्रश्न और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। 2 प्रश्न बचा है अभी। तो घ वाले को देखा जाएगा कि चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा है। किस विधा की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा। तो एक काव्य विधा की रचना है, इसको भी लिख दिया जाए। तो सेम यही रूल फॉलो करना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे लिखना है, प्रश्न नंबर 2 का घ। ऐसे ही सेम लिखिएगा और आराम से लिखिएगा आप लोग। कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा यूपी बोर्ड के एग्जाम के पेपर में, क्योंकि ऐसे ही सेम लिखेंगे तो आप लोग को नंबर पूरा पूरा मिलेगा। 100 में गारंटी है कि 90 प्लस नंबर तो दिला के ही ये पेपर मानेगा, यदि आप लोग हमारे रूल को फॉलो करते हैं तो। फिर प्रश्न नंबर 2 का घ देखा जाएगा कि क्या पूछा, चांद का मुंह टेढ़ा एक रचना किस विधा की रचना है? तो एक काव्य की है। तो फिर ये ऑप्शन नंबर आप लोग का इसमें ऑप्शन 1 है, तो इस ऑप्शन को चूज कीजिएगा। यहाँ पे 1 लिखिएगा और फिर आप लोग यहाँ पे काव्य लिख दीजिएगा, और फिर यहाँ पे ऐसे ट्रिक मार दीजिएगा। फिर एक और क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन है दूसरा का, कि प्रश्न नंबर दूसरा का अंग भी देख ही लिया जाए। प्रश्न नंबर 2 का अंग देखा जाए कि इसमें भी क्या है। तो डबल स्टार इसमें भी मार दीजिएगा, बस काफी प्रिय लगना चाहिए। और आप लोग ये जो अंडरलाइनिंग है या तो ब्लैक कलम से कर सकते हैं, या तो उससे भी अच्छा कलम रहेगा कि जैसे कलर ले लीजिएगा। ब्लैक कलर है, स्केच आता है 2-3 रुपए के आसपास, उससे लेकर के जब इसको करेंगे तो और मोटा लगेगा, और ये काफी और ज्यादा आप लोग को प्रिय सजाने में रहेगा। तो फिर अंक वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि दिया है कि कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं। कबीर वाणी के कौन डिटेक्टर है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को चूज किया जाए और लिखा जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग पेपर को आराम से लिखिएगा, अच्छा से लिखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऐसे लिख करके ऐसे ट्रिक मार दीजिएगा। अब ये जो नियम आप लोग को बता रहे हैं लिखने का और सजाने का, ऐसे ही सेम रूल को फॉलो कीजिएगा। और ऐसे ही जब रूल को फॉलो करेंगे तो आप लोग एक बेहतरीन कॉपी लिख पाएंगे। और ऐसे ही बेहतरीन कॉपी एक एग्जामिनर को चाहिए भी, क्योंकि वो एग्जामिनर ऐसे ही देखेगा कॉपी को तो पूरा में पूरा नंबर देगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कॉपी आप लोग को भी कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तो एग्जामिनर को कैसा लगेगा। तो फिर ऐसे ही सेम ये जो लिखा गया है, ये जो दूसरा का जो भी है प्रश्न नंबर 1 और 2 ये फाइनल हो चुका है। फिर ऐसे ही आप लोग कॉपी को सजाइएगा और डिटेल में अच्छा से लिखिएगा। तो फिर ये आप लोग का प्रश्न नंबर 1 का 5 क्वेश्चन था, ये भी हो गया। प्रश्न नंबर 2 का 5 क्वेश्चन था, ये भी हो गया। अब हम लोग प्रश्न 3 से देखेंगे और पेपर को हल करते हैं, संपूर्ण पेपर को। यदि हम आप लोग के सामने ही लिखना स्टार्ट करेंगे तो टाइम में बहुत ज़्यादा लग सकता है, तो पहले से हम मेंशन किए हैं और उसी को देखा जाए। जैसे प्रश्न नंबर तीसरा है, ये जो प्रश्न नंबर तीसरा है देखिएगा 10 नंबर का पूछा है, एग्जाम में 10 नंबर में आएगा इस बार। और दिया क्या बहुत सिंपल सा होता है, बस आप लोग को
रेखांकित अंशों की व्याख्या करना रहता है और 5 क्वेश्चन पूछता है, 2-2 नंबर का आप लोग आराम से यहाँ से पकड़ करके बता सकते हैं। बस इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या होता है, बस इसमें संदर्भ यदि आप लोग का सही हो गया, यदि संदर्भ आप लोग का सही हो गया तो ये पूरा का पूरा नंबर आप लोग को दिला सकता है। यदि आप लोग को संदर्भ ही यदि गलत हो सकता है तो ये नंबर मिलने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इस संदर्भ में देखिएगा 10 नंबर का है और 10 नंबर पाने के लिए आप लोग को कम से कम 10 मिनट तो देना ही पड़ेगा। और 10 मिनट क्या देंगे, 5 मिनट दीजिएगा केवल इस पेपर को धैर्य बना करके, माइंड को एकाग्रित करके बस पेपर को देखिएगा। और पेपर को देखने का मतलब पेपर को पढ़िएगा, जैसे आराम आराम से पढ़िएगा, जैसे यहाँ से स्लाइड को पढ़िएगा और पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि किस चैप्टर का है। जैसे जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति, देखिएगा लता वृक्ष और वनस्पति कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनके वर्डों से भी पकड़ा जा सकता है। जन संस्कृतियों, यानी जन और संस्कृतियां किसमें आता है, भारतीय संस्कृति, ये चैप्टर वाला हो जाएगा। और आप लोग बस इसको धैर्य से बना करके, 2 दिया रहेगा अथवा करके आप लोग को 2 व्याख्या, यदि ए नहीं आ सकता है तो ए आएगा। तो आप लोग जो भी रहेगा आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, तभी आप लोग को ये मालूम चल सकता है। तो इसमें से हम इस वाले को मेंशन करते हैं अपने कॉपी में, इसको बताया जाएगा कैसे एक बेहतरीन रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे लिखा जाए संदर्भ के सहित। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें दिया है कि प्रश्न 3 कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बस 5 प्रश्न पूछा है और ये आप लोग का 10 नंबर में ये आएगा। तो 10 नंबर में आएगा तो इसको लिखने के लिए भी टाइटल चाहिए और किसी माध्यम से लिखा जाए उसको भी बताया जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ये चैप्टर के एक पार्ट पैराग्राफ को देखते हैं कि नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है, वरन नए परिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो आप लोग इसको जब अच्छा से पढ़ेंगे तभी आप लोग को ये रेखांकित अंशों की व्याख्या मालूम चल सकता है कि किस चैप्टर का है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो इसके लिए संदर्भ लिखना पड़ेगा और संदर्भ तो इसमें हम मेंशन किए ही हैं, लेकिन यदि आप लोग को संदर्भ गद्यांश, पद्यांश और श्लोक और संस्कृत का चाहिए तो इसी चैनल पे संदर्भ अवेलेबल कराया गया है। बेहतरीन तरीका से कैसे लिखा जाए, आसान से आसान तरीका हम बताया गया है। तो चलिए उतना टाइम ही नहीं है लेकिन मेंशन किया गया है और आप लोग के पास उतना टाइम ही नहीं है। और टाइम को देखते हुए इसमें पहले से हम मेंशन कर चुके हैं ओवर राइटिंग को। और फिर अब इसको देखते हैं कि नए शब्द, नए मुहावरे, जो भी क्वेश्चन पूछा था ये इसका लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग नए शब्द और नए मुहावरे यहाँ से 2 ले लीजिएगा। आप लोग सबसे पहले यहाँ के इतना ले लीजिएगा और लास्ट में आधुनिकता प्रदान करता इतना ले करके बीच वाले को डिलीट करके डैश डैश करके ऐसे बना दीजिएगा। ऐसे जब बनाएंगे तो आप लोग को देखने में भी अच्छा लगेगा और ये भी मालूम चल जाएगा कि आप लोग किसका लिख रहे हैं। फिर संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छा से लिखिएगा क्योंकि गद्यांश में कभी नहीं आते, गद्यांश में लेखक आएंगे, पद्यांश में कभी आएंगे। तो इसका लिखा जाएगा कि संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डबल इन्वर्टेड कामा डालिएगा। यदि डबल इन्वर्टेड कामा डालते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राइट होना चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर का फोकस सीधे इस पर जाएगा और वो यदि यही राइट नहीं होगा तो काट कर सकता है। तो भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और आप लोग को हम बताए भी हैं कि बस यही क्वेश्चन राइट होना भी चाहिए। यदि एक क्वेश्चन आप लोग का राइट हो गया तो यदि 1-2 नंबर यदि आप लोग को मिल गया तो फिर ये जो भी 4 क्वेश्चन है, ये जो भी 4 क्वेश्चन है इसमें कोई नहीं रोक सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा तो वही होगा। तो इसमें देखिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए तो यहाँ से दिया है कि वर्ण नए परिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो इसको रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए आप लोग सबसे अच्छे क्या कीजिएगा,
सेकंड लिख करके हेडिंग डालिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, और रेखांकित अंश की व्याख्या डाल करके और यहाँ पे ये जो चैप्टर जो लिखे हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी, उनको लिखिएगा कि प्रोजी सुंदर रेड्डी जी कहते हैं कि, इतना तो किसी में भी लिखिएगा। और इतना लिखने के बाद प्रोजी सुंदर रेड्डी जी कहते हैं कि, अब देखिएगा, वर्ण नए परिभाषिक, वर्ण यानी नए, परिभाषिक यानी भाषा के शब्दों को नूतन शैली प्रणाली करने के लिए, तो आप लोग लिखिएगा इसका होगा रेखांकित अंशों की व्याख्या कि भाषा को आधुनिक एवं प्रगतिशील बनाने के लिए केवल आधुनिक विचारों के अनुरूप नए शब्दों को गढ़ने मात्र से भाषा का विकास संभव नहीं है, अपितु भाषा को व्यवहारिक स्तर पर युग अनुकूल बनाया जाए तब वो भाषा समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा अपनाई जाएगी। अर्थात ऐसी भाषा जो आधुनिक विचारों का वहन कर सके वही भाषा आधुनिक एवं प्रगतिशील कहलाएगी। फिर ये रेखांकित अंश का, और ये नहीं है कि आप लोग को कहीं से याद करना है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कहाँ से होगा, आप लोग को बस इसी से देख करके लिखना है। जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए तो बस आप लोग को इस चैप्टर का नाम लिख देना है जो दिए है कि प्रोजी सुंदर रेड्डी जी कहते हैं कि, और उसके बाद से वर्ण नए परिभाषित शब्दों का, बस यदि ये आप लोग को रेखांकित अंशों की व्याख्या नहीं आएगा तो इतना लिखने के बाद आप लोग चाहिएगा तो इस पैराग्राफ को भी उतार सकते हैं पूरा पूरा, या इसी पैराग्राफ को उतार सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा रहेगा कि आप लोग ये जो भी लाइनें बस इतना दिया है बस इस लाइनें को अच्छा से बस मेंशन कर दीजिएगा और एक अच्छा पैराग्राफ बना दीजिएगा। फिर थर्ड वाले क्वेश्चन को, इसी से क्वेश्चन पूछेगा कि किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है। तो यहाँ पे जब पढ़ेंगे कि नए शब्द, नए मुहावरे और नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है, वरन नए परिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है, तो इसी को पढ़ने के बाद फिर इसका आंसर लिखा जाएगा कि भाषा में आधुनिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक है क्या क्या, इसमें क्या क्या पढ़े कि नए शब्द, नए मुहावरा, बस ऐसे ही आप लोग को देखना है और पेपर में सब डिटेल में दिया रहेगा, बस आप लोग को माइंड को ओपन करके हर एक क्वेश्चन को बस पकड़ना है। तो यहाँ पे देखिएगा, भाषा में आधुनिक प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि नए शब्द, नए मुहावरों एवं नई रीतियों का प्रयोग द्वारा भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को देखा जाएगा कि भाषा का विकास कब नहीं होता है, क्या देखा है, देखिएगा भाई दिया सब कि केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है। यहीं पे शब्द दिया दूसरे शब्दों में, तो केवल आप लोग यहाँ से भी इसको बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को इसको याद करने, तो 10 नंबर का पूछा है, 10 नंबर के पूछने के बावजूद भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बस थोड़ी सी टेक्निकल के माध्यम से भी बनाएंगे तो हो सकता है। तो थर्ड वाले हो गया। फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो फोर्थ वाला क्वेश्चन पूछा इसमें कि फोर्थ वाला क्वेश्चन इसमें पूछा है, इसमें क्या पूछा है कि भाषा का विकास कब नहीं होता, बस यहीं से उतार दीजिए कि केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है। तो उसी को मेंशन भी किया गया है कि केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है। देखिएगा, बताने का तात्पर्य यह है कि आप लोग को याद करने वाला कुछ भी नहीं, बस आप लोग को बस इसको राइट कर दीजिएगा, 4 क्वेश्चन ऑटोमेटिक राइट होगा। तो इसको आप लोग को बस यही ध्यान देना पड़ेगा, इस पैराग्राफ को कम से कम 5 मिनट पढ़िएगा। 5 मिनट से नहीं आएगा तो फिर इसको ऐड कर दीजिएगा, +2 कर दीजिएगा, 10 मिनट, यानी ऐड करने का मतलब मल्टीप्लाई 2 तो 5 दूना 10, 10 मिनट आप इस पैराग्राफ को पढ़िएगा, क्योंकि इस पे आप लोग को 20 से 25 मिनट देना है, क्योंकि ये 10 नंबर का है और आप लोग को अच्छा से लिखना भी है, और अच्छा लिखने के साथ साथ ज्यादा भी लिखना है, क्योंकि आप लोग को कॉपी भी पूरी तरीके से भरना है। तो भाषा का विकास कब नहीं होता, सब इसी में, इसी का क्वेश्चन बनेगा, बस इसी का क्वेश्चन इसमें उठा के पूछेगा और आप लोग को ये पैराग्राफ पढ़ करके इसका क्वेश्चन लिखना रहेगा। तो 5 क्वेश्चन बस एक पूछा है कि नए शब्द गढ़ने मात्र का क्या तात्पर्य है।
ये जो नया शब्द है इसके गढ़ने का मतलब क्या तात्पर्य है, तो स्पष्ट कीजिए। तो भाई इसका ये होगा कि नए शब्द गढ़ने मात्र, नए परिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना होता है। बस यहाँ पे दिया ही है नए शब्द यानी नए। तो आप लोग ऐसे ही इसको लिखिएगा, तब आप लोग यदि ऐसे आप लोग लिख देंगे, यदि आप लोग ऐसे प्रश्न नंबर 3 डाल करके और जो भी गद्यांश का है ऐसे बना करके ऐसे यदि आप लोग इसको लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे तो आप लोग को 10 में 10 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ज्यादा से ज्यादा कटेगा तो 8 से 9 नंबर आप लोग को दे देगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और ऐसे ही बस इसको लिखिएगा। और जस्ट इसके बाद फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखा जाएगा कि फोर्थ वाले क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि जैसे एक गद्यांश हो गया और फोर्थ वाला पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप लोग इसको भी 10 से 15 मिनट आप लोग दीजिएगा। पैराग्राफ को अच्छा से रीड कीजिएगा, दोनों पैराग्राफ को, जो आपको आएगा उसको फिर आप लोग डिटेल में लिखिएगा। फिर पैराग्राफ को पढ़िएगा। जैसे एक पोयम्स है, शायद जयशंकर प्रसाद कहोगे कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला है जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ओ वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो, घनश्याम अरुण रवि मंडल उसको भी दिखाई देता हो छविदाम। ऐसे आराम से आप लोग पढ़िएगा। चलिए इसको भी रीड करते हैं कि इस धाराशाही जग का कम शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास है जनजीवन के करदार, चीर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विवार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन गया, शाश्वत प्रणाम करता मुझको अमृतत्व दान। तो ऐसे आप लोग पढ़िएगा, 10 से 15 मिनट पढ़िएगा, क्योंकि ये भी आप लोग का मैक्सिमम नंबर 10 नंबर प्रोवाइड कराएगा। तो 10 नंबर पाने के लिए कम से कम 20 मिनट इसको देना ही पड़ेगा। तो आप लोग इसको जब पढ़ेंगे तो इसके जो भी कवि है, कवि का नाम जानकारी देना पड़ेगा, और कवि हैं और क्या लिखे हैं इस चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम और कवि का नाम, ये दोनों का आप लोग जानकारी करना पड़ेगा। तो सेम ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, यदि इसको राइट हो गया तो ये चारों का चारों क्वेश्चन राइट होगा। यदि यही क्वेश्चन रॉन्ग कर देंगे तो ये क्वेश्चन किसी कीमत पे अच्छा होगा तभी भी एग्जामिनर इस पे रॉन्ग कर देगा और पूरा में पूरा नंबर नहीं देगा। यदि 10 नंबर का है तो 4 से 5 नंबर दे सकता है यदि पूरा लिखेंगे रॉन्ग तब। तो चलिए अब इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से बताया जाए कि इसका पद्यांश कैसे लिखा जाएगा। गद्यांश तो बता ही है, पद्यांश और गद्यांश और संस्कृत का श्लोक का जो भी है उसका वीडियो इसी चैनल पे प्रोवाइड किया गया, आप लोग वहां पर से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखा जाए। तो फिर आप लोग कहा कीजिएगा कि नील परिधान बीच सुकुमार, फिर डॉट डॉट करके देता हो छविदान, फिर उसके बाद से इसका संदर्भ लिखा जाएगा। एक अच्छा संदर्भ लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ये श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आप लोग ये कैसे मालूम करेंगे कि श्रद्धा मनु से लिया गया है और जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो इसके लिए आप लोग को ये जो भी ये पोयम्स है आप लोग को अच्छा से रीड करना पड़ेगा। और रीड करने के लिए आप लोग को बुक में बस पोयम्स को देख लीजिएगा, और नहीं तो इसी चैनल पे 20 तारीख के अंदर मेन जो भी पोयम होगा संस्कृत का पोयम होगा और संस्कृत का जो भी क्वेश्चन आंसर्स होगा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फिर चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं कि फर्स्ट आंसर तो हो गया कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखे। सेकंड रेखांकित अंश की व्याख्या की। इसमें रेखांकित देखिएगा, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ मन बीच गुलाबी रंग। तब इसका रेखांकित अंशों की व्याख्या किया जाएगा। तो देखिएगा इसमें भी वही लिखिएगा, सेम सेम रूल को फॉलो कीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि, इतना जब लिख दीजिएगा तो अभी देखेगा तो एग्जामिनर भी कहेंगे कि हाँ ठीक है। तो फिर चलिए अब इसको देखते हैं। तो नील परिधान भी सुकुमार यानी श्रद्धा भेड़ की खाल के बने नीले नीले वस्त्र में अत्यंत आकर्षक दिख रही है। वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे हैं उसके कोमल अंग, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल हो। नीले वस्त्र के मध्य
श्रद्धा के लालिमा युक्त तेज मुख को देख ऐसा आभास होता है मानो सांझ के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरणें बिखेरते हुए सूर्य शोभायमान हो। ये आप लोग को ऐसा नहीं है कि आप लोग भी नहीं लिख सकते, आप लोग भी बस इसको लिखिएगा, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, बस इसको आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आराम से बैठ करके आराम से हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कुछ अलंकार वगैरह भी पूछेगा, जैसे मेघ मन बीच गुलाबी रंग, कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो एक अलंकार है, लेकिन हम इसमें पूरा का अलंकार लिख दिए हैं। जैसे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, एक आता है रूपकातिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार ज्यादा मायने रखेगा, अनुप्रास अलंकार ज्यादा मायने रखेगा। तो फिर फोर्थ क्वेश्चन को देखिएगा कि नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है। इसके जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो फिर इसका भी आंसर इसी में मिलेगा, तो इसका भी आंसर देने की कोशिश किया गया है कि वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उसके कोमल अंग। क्योंकि भाई आप जब ये पढ़ेंगे ना तभी मालूम चल जाएगा। तो सबसे अच्छा आप इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तो इसको जरूर दीजिएगा, 10 से 15 मिनट देंगे तभी ये केस सॉल्व होगा। तो फिर देखा जाएगा कि वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे हैं उसके कोमल अंग, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल हो गई हो। तो एक और थोड़ा सा एडवांस लेवल में क्वेश्चन लिख जाता है इसी टॉपिक से कि परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताइए। मृदुल यानी मीठा, परिधान यानी जिसे पहना जाता है, जैसे परिधान ऐसे वस्त्र होते हैं जिन्हें शरीर पर पहना जाता है। अब मृदुल का मतलब हो जाएगा कोमल, नाजुक, गर्म, नरम, जल, शांत, गर्म। आप लोग को इतना नहीं लिखना रहेगा, आप लोग एक एक लिख दीजिएगा, वही एनफ रहेगा। तो आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, फिर आप लोग ऐसे ही जब लिखेंगे तो आप लोग का ए 10 नंबर और ए आप लोग का 10 नंबर, 20 नंबर, डायरेक्ट 20 नंबर होगा। और आप लोग का नंबर भी कट नहीं सकता है, यदि आप लोग हमारे नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो भाई आप लोग का नंबर कट भी सकता है। लेकिन ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा काट सकता है, लेकिन 18 से नीचे नहीं दे सकता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जो भी बताएं जैसे लिखने के लिए वैसे रूल को फॉलो कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी कृतियों या रचनाएं भी हो सकता है, जिसे रचनाएं भी बोला जा सकता है। कृतियां यानी रचनाएं लिखिए, उल्लेख कीजिए। तो सबसे आप तीनों में से किसी एक का लिखना है। तो हमारे इसी चैनल पे तीन मुख्य इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बता चुके हैं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड उस पर कराया गया है। तो इस पर हम देखा जाएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का देखते हैं, और आप लोग जो भी याद रहेगा उनका लिख डालिएगा। तो इनका सटीक से सटीक, और इनमें भी देखिएगा जो भी चीज हाईलाइट यहाँ पे किए हैं, हाईलाइटर का प्रयोग तो बिल्कुल मत कीजिएगा, डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किए हैं। यदि आप लोग भी डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं तो वहीं पे कीजिएगा जहां आप लोग को क्लियरिटी मालूम हो कि ये राइट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। तो इनका जीवन परिचय लिखने का टाइटल देखिएगा कि डॉक्टर अग्रवाल का जन्म, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे तथा इनके बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर, केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालयों में अध्यक्ष, आचार्य पद पर भी कार्य किया। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। आप लोग यहाँ पे एक चीज को देखिएगा कि यहाँ पे कुछ लिमिट लगाया गया है, जैसे जो भी यहाँ पे मैक्सिमम
शब्द सीमा 80 होना चाहिए, 80 से ज़्यादा शब्द सीमा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जो भी हमें जीवन परिचय बताए हैं, इस जीवन परिचय को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये जीवन परिचय एकदम सटीक है और 80 शब्द के आसपास लिखिएगा। अब इनमें कृतियां मत भूलिएगा, क्योंकि कृतियां भी 2 नंबर 3 नंबर ये जीवन परिचय में आएगा, 2 नंबर कृतियां में आएगा, तो कम से कम 2-3 कृतियां लिखना रहेगा। तो चलिए, हम कुछ मेंशन किए हैं कृतियां यानी रचनाएं को, आप लोग वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इनकी कृतियों को देखा जाएगा, जैसे पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वगधारा, पाणिनिकालीन, भारतवर्ष, पद्मावत की संजीवनी, व्याख्या। तो ये तो हो गया प्रश्न नंबर 5 का क। ये 5 नंबर ये भी आप लोग को मिल जाएगा, सेम ऐसे ही लिखिएगा, 5 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। अब फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का ख देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 का ख, 5 का ख देखा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक, वो तो पहले था कि लेखक का जीवन परिचय, अब कवि का जीवन परिचय देखा जाएगा। तो इसका भी शब्द सीमा 80 होना चाहिए। तो फिर इसमें जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन लोगों का भी वीडियो हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा। जीवन परिचय लिखने का सबसे आसान तरीका, तो हम यहाँ पे जयशंकर प्रसाद को मेंशन किए और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखा जाएगा। और आप लोग भी इसको इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन आता रहता है। और इनको भी एक कृतियां लिखना है, 2 कृतियां और प्लस इंट्रोडक्शन, 5 नंबर इनका भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए अब इनका भी जीवन परिचय लिखकर देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखा जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक संभ्रांत वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जो भी हाईलाइट या डबल इन्वर्टेड कामों में कीजिएगा वो राइट होना चाहिए। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा पितामह का नाम शिवरत्न साहू था। ये वाराणसी में सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकी। बचपन में ही माता पिता या बचपन में ही पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने से इनका जीवन संकटमय हो गया। परिवार का संपूर्ण दायित्व अब इनके कंधों पर आ पड़ा। इनकी विद्यालय शिक्षा पर विराम लग गया। इन्होंने स्वाध्याय द्वारा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा प्रदत्त पुरस्कार, वाराणसी की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था काशी नागरी प्रचारणी सभा को दान कर दिया। घर के धार्मिक वातावरण के इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और धर्म इनकी स्वाभाविक रुचि थी भाई। और भी देखा जाएगा, 80 वर्ड से ज्यादा मत लिखिएगा, उसके पास ही रहिएगा। और इनका निधन सन 14 फरवरी सन 1937 ईस्वी मात्र 48 वर्ष की आयु में ही हो गया। तो इनके भी रचनाएं में भी देख लिया जाएगा, 2 रचनाएं भी इनको भी डाल दिया जाए। तो यहाँ पे मेंशन हम किए हैं रचनाएं को, आप लोग यहाँ पे 2 लिखिएगा और आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के रचनाएं को याद कर लीजिएगा, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अजातशत्रु, कंकाल, इंद्रजाल, ये ज्यादातर सब नाटक है। तो नाटक है, यदि बहुविकल्प यानी एमसीक्यू में भी आएगा तो आप लोग वहां से भी इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं, वहां से भी इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। तो चलिए, ये आप लोग का 5, 5, 10 नंबर ये भी हो गया। तो आप लोग अच्छा से जैसे जैसे बता रहे हैं बस वैसे वैसे आप लोग लिखते रहिएगा, क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा है कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट और बहादुर। देखिएगा, यहाँ पे 4 पूछते हैं, कर्मनाश की हार भी हो सकता है। तो कहानी तत्वों के आधार यानी पंचलाइट, बहादुर, आप लोग को जो भी आएगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, या तो पंचलाइट या तो ध्रुव यात्रा के करके ऐसे आता है। तो आप लोग पंचलाइट आसान रहेगा, क्योंकि उसमें एक कहानी रहता है, हिस्ट्री, बस हिस्टोरी को बस डाल देना है। तो ये भी शब्द सीमा इसका भी 80 के अंदर लिखना, और ये भी आप लोग को 5 नंबर प्रोवाइड कराएगा। तो कहानी की समीक्षा कीजिए या कहानी का सारांश लिखिए, सब एक ही होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 यानी पंचलाइट को लिखा जाए। एक बेहतरीन पंचलाइट को कैसे लिखा जाएगा इसको भी देख लीजिएगा, और सेम स्क्रीनशॉट ले करके। और ये तो हमेशा ही आता रहता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, पंचलाइट हो गया, रश्मि रथी होगा, ध्रुव यात्रा हो गया, तो इसको आप लोग अच्छा से लिखिएगा। चलिए पंचलाइट को देखते हैं। पंचलाइट किसने लिखा? फरीश्वर नाथ रेणु ने। तो पंचलाइट उसमें ये पूछा है कि कहानी की समीक्षा कीजिए, यानी थोड़ा थोड़ा सब लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पे देखा जाएगा, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो हेडिंग है, जो भी हेडिंग बताएंगे, हेडिंग आप लोग याद कर लीजिएगा, हेडिंग याद कर लीजिएगा, और ये अपने पास से भी लिख देंगे तो
नहीं कुछ हो सकता है, नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा, लेकिन हेडिंग आप लोग को राइट लिखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट हेडिंग को डालते हैं, पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट की खरीदारी। पेट्रोमैक्स जिसे पंचलाइट भी बोला जाता है, जो पंचलाइट था लिखने वाला पंचलाइट, इसको पेट्रोमैक्स भी बोला जा सकता है, एक प्रकार का लॉलिटेन होता है। तो गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां या अपनी अलग अलग टोली बना करके रहती हैं। उन्हीं में से महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड, जो भी गांव में दंड उंड लगता है, जुर्माना लगता है, उसको इकट्ठा करके रामनवमी के मेला में गए थे। जब पेट्रोमैक्स खरीदा, पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद 10 रुपया पूजा की सामग्री भी खरीदी गई। और पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट जो था, वो सभी टोल के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो गए इसको देखने के लिए भाई, क्योंकि जो भी गांव में एक कोई न्यू चीज भी आता है उसके देखने के लिए तो पूरा गांव ही इकट्ठा हो जाता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बस यही लिखना कि पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट की खरीदारी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखा जाएगा, सेकेंड हेडिंग को देखा जाएगा कि सेकेंड हेडिंग, बस आप लोग को हेडिंग याद कर लीजिएगा, 3-4 हेडिंग होगा बस। पंचलाइट को जलाने की समस्या। भाई पंचलाइट तो खरीदा गया, लेकिन उस गांव में पंचलाइट जलाने को जानता कौन है? तो मदर टोली के सभी जन पंचलाइट के आने से अत्यधिक तो उत्साहित तो थे, सभी के सभी खुशी थे, लेकिन जलाने का कोई नहीं जानता था। लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सबसे बड़ी क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन मार्क। देखिएगा पंचलाइट जलाएगा कौन भाई, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसे जलाना नहीं आता था। माता टोली के किसी भी घर में अभी तक डिबरी नहीं जलाई गई थी, और जिस दिन ये पंचलाइट आया था उस दिन उस गांव में डिबरी तक भी एक भी नहीं बारा गया था, क्योंकि पंचलाइट की रोशनी से उजाला होगा। तो क्योंकि सभी पंचलाइट की रोशनी को ही सभी को फैला हुआ देखना चाहते थे। क्या चीज? रोशनी फैला हुआ देखना चाहते थे। भाई पंचलाइट जलाने की समस्या भी हो गया। तो थर्ड हेडिंग बना दीजिएगा आप लोग की टोली द्वारा दी गई सजा भुगत रहे गोधन की को। जैसे उस गांव में एक गोधन था जो पंचलाइट जलाना जानता भी था, लेकिन वो कुछ काम ऐसा कर दिया था कि जिसके वजह से वो गांव वाले उसको बंदी बना दिए थे लोग, और सजा भुगत रहा था। तो देखिएगा, जैसे गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। ये जो गुलरी था, गुलरी काकी की जो इसकी बेटी एक है मुनरी, यही गोधन से प्रेम करती थी, और इसी की वजह से बेचारा सजा भुगत रहा था उस गांव में। और उसे पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। इस मुनरी को मालूम था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। तो लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया। हुक्का पानी का मतलब सजा, उसका हर एक प्रकार के सिस्टम को लॉक कर दिया था गांव वालों ने मिल करके। तो फिर यहाँ पे ए पैराग्राफ आप लोग को खत्म होता है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा कि गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना। छोटा छोटा हेडिंग बनाइएगा, लेकिन हेडिंग को आप लोग लिख लीजिएगा और हेडिंग को याद कर लीजिएगा, क्योंकि हेडिंग से ही आप लोग को नंबर मिलेगा। तो गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना कैसे जलाएगा? तो सरदार यानी उस गांव का मेन सरदार द्वारा भेजे गए छड़ीदार के कहने से नहीं आने पर गोधन को मनाने गुलरी काकी गई। जैसे जो सरदार थे वो अपने चमचा वगैरह को भेजे भाई कि जाओ गोधन को बुला रहा हो। तो गोधन को बुलाने जाने पर वो किसी का बात ही नहीं सुनता था, लेकिन एक गुलरी काकी जो थी मुनरी के मम्मी, वो गई तो मतलब उनके भी बात को माना। और गोधन ने आकर के पंचलाइट में तेल भरा और जलाने के लिए स्पिरिट मांगा। स्पिरिट के अभाव में उसने नारियल, यानी स्पिरिट के अभाव में नारियल के तेल से ही पंचलाइट जला दिया। स्पिरिट मांगा, स्पिरिट नहीं था तो इसके जगह पे नारियल के तेल से ही काम चला दिया। और ये जब जला दिया तो फिर पंचों द्वारा गोधन का माफ करना, जो भी इसके ऊपर कर्ज वगैरह, जो भी हर एक चीज जो पाबंदी लगा तब इसको माफ किया गया। जैसे गोधन ने जिस होशियारी से पंचलाइट को जला दिया था उससे सभी प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट को देखा जाएगा, गोधन के प्रति सभी लोगों का दिल मैल दूर हो गया। मैल यानी जो भी इसके प्रति जो दिल में मैल वगैरह था सब दूर हो गया, और गोधन ने सभी का दिल जीत लिया। ऐसे आप लोग यदि क्लियर टू बाई क्लियर वर्ड बाई वर्ड लिखेंगे, एक कहानी के तौर पे ऐसे लिखेंगे, तो भाई आप लोग को 5 में 5 नंबर एग्जामिनर भी सोच करके चाह करके भी काट नहीं सकता है। तो इसके लिए बस आप लोग को क्या ध्यान देना पड़ेगा? इसके लिए आप लोग को बस हेडिंग को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस कहानी फिनिश। तो आप लोग हेडिंग को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए 6वां क्वेश्चन आप लोग का 5 नंबर क्लियर हो गया। 7वां क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन भी वही है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। इसका भी कितना वर्ड? 80 वर्ड के आसपास रहना चाहिए। छोटा छोटा लिखिएगा। तो इसमें रश्मिरथी, अपने यूपी का रश्मिरथी है, तो रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र यानी नायक यानी
महान जी कर्ण के बारे में पूरा चरित्र चित्रण कर रहे हैं, तो कर्ण के बारे में का तो रश्मिरथी खंड काव्य किसी एक सर्ग, तो हम एक सर्ग की कथा वस्तु सारांश संक्षेप में लिखेंगे और उसका डिटेल वर्णन भी करके आप लोग को बताएंगे, और इनको भी 5 नंबर प्रोवाइड कर लिया जाएगा। तो चलिए ये रश्मिरथी चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 7 का क। तो प्रश्न नंबर 7 का क, तो हम एक सर्ग को लिए हैं, आप लोग भी एक सर्ग या उनके, आप लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि प्रधान पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालिए, पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा, मेन मेन पॉइंट है। तो फिर हम इसमें देखते हैं पंचम सर्ग यानी माता की विनती, हम एक सर्ग को इसमें ऐड किए हैं। तो चलिए अभी इनको शुरू करते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि हमारे इसी चैनल पे रश्मिरथी डिटेल में बताया गया है, और उसमें जो श्लोक है आप लोग कोशिश कीजिएगा उस श्लोक को लिखने के लिए, क्योंकि यदि श्लोक को आप लोग लिख देंगे तो श्लोक पर ही आप लोग इतना नंबर दे देगा एग्जामिनर, काट ही नहीं सकता है। इतना नंबर आप लोग को पहले देगा, फिर इस पे आप लोग को 2 नंबर दे देगा, 5 नंबर। तो आप लोग को ध्यान दीजिएगा, श्लोक याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि श्लोक याद हो जाएगा तो आप लोग को भी बेटर लगेगा और एग्जामिनर को भी बेटर लगेगा। और ये जो भी तरीका बता रहे एक टॉपर की तरीका है, और हम भी टॉप कर चुके हैं सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज रामकोला कुशीनगर से, फर्स्ट रैंक हम भी लाए थे, और यही सेम प्रोसेस आप लोग को भी बता रहे थे, जैसे हम लिखे हैं वैसे आप लोग भी लिखेंगे तो शायद आप ऑल इंडिया भी टॉप कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो रश्मिरथी का हम पंचम सर्ग लिया, आप कोई भी सर्ग ले सकते हैं। माता की विनती में लिए जैसे, हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, 2 बिंदु अश्रु के गृगे दृगों से छूकर, बेटे का मस्तक सूंग बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। ऐसे जब लिखेंगे तो आप लोग को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो बस अब इन्हीं का डिटेल आप लोग को बस नीचे प्रोवाइड कर दीजिए। जैसे, कुंती को चिंता है कि रणभूमि में मेरे ही दोनों पुत्र कर्ण और अर्जुन लड़ेंगे, भाई परस्पर युद्ध करेंगे, इससे चिंतित हो गई और वो कर्ण के पास गई और उससे जन्म के विषय में सब बता दिए कि तू हमारा बेटा है, कैसे तू जन्म हुआ। तो कर्ण कुंती के बताने के बाद भी सुन करके दुर्योधन के साथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि जाए, क्योंकि कर्ण ऐसा वो आदमी, ऐसा महान योद्धा कि वो अपने फ्रेंड यानी अपने दोस्त के लिए भाई कुछ भी कर सकता है। तो कुंती के कहने पर भी अपने दोस्त को छोड़ने की बात को इनकार कर देता है, क्योंकि उसको भी मालूम होता है कि अर्जुन हमारे भाई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब कुंती गई, विनती की, फिर भी छोड़ दिया। उनको बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला था कि अर्जुन को छोड़ करके अन्य आपके सारे भाई यानी जो भी पांडव रहेंगे उनको मारने का वचन नहीं दिया। कहा कि उन पांडवों को नहीं न मारने का वचन कुंती को दे देता है, और कर्ण कहता है कि तुम प्रत्येक दशा में 5 पांडवों की माता बनी रहोगी, या तो हम बने या तो अर्जुन बने, मर जाएं, 5 पांडव तो बनी रहेंगे। तो कुंती निराश हो जाती है, और कर्ण ने युद्ध समाप्त होने के बाद कुंती की सेवा करने की बात भी करता है कि यदि युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आपकी सेवा करेगा। तो कुंती निराश मन से लौट आते। बस यही आप लोग को लिखना है, और क्या 5 नंबर लेना है, छोटा मोटा नहीं 5 नंबर लेना है। तो बस ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिएगा, 5 नंबर ये भी आ जाएगा। बस छोटा छोटा जो भी ट्रिक और जो भी हम अपना नियम बता रहे हैं बस उसी नियम को फॉलो कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? तो प्रश्न नंबर 8 अब हम लोग आ गए हैं संस्कृत पे। तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और यहाँ पे वही संस्कृत का श्लोक का संदर्भ पूछेगा। ये आपका 7 नंबर 14 नंबर का ये है। तो इसके लिए भी आप लोग हमारे इसी चैनल पे जो संदर्भ बताया गया है, बेहतरीन संदर्भ बताया गया, आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार। और 20 तारीख को 20 तारीख को इसी चैनल पे जो भी मेन श्लोक है और जो भी गद्यांश का और रेखांकित अंश की व्याख्या वाला है, जो भी पैराग्राफ मेन प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो इसको भी लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छा से इसको रीड करना पड़ेगा। कितना मिनट बताए हैं बताइएगा? तो 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट आप लोग को धैर्य बना करके जब इसको पढ़ेंगे तो आप लोग को लिखेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं है, बस इसको पढ़ना है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। बस हिंदी में बस ट्रांसफर कीजिए, बस बात खत्म। हिंदी में पढ़िए, संस्कृत है बस हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते रहिए तो पढ़ा जाएगा। जैसे युका मालवीय स्वीकीय, ये भी बात है कि बहुतों को तो भाई संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं अब इसको कि युका मालवीय स्वीकीय प्रभाव भाषण जाना नाम मानासी अमोहयत अतः अस्य शिरुहृदम तम
प्राणिवाक् पादवी प्रायं देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। तदनुसारम् अयं विधि परीक्षाम् उत्तीर्य प्रयाग अस्ते उच्च न्यायालय प्रणिवाकरणं कर्तुम् आरभत। इविदे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरलापेन उदाव्यवहारेण चायं शीघ्रमेव मित्राय न्यायाधीशांच सम्मान भाजन भवत। तो ऐसे आप लोग पढ़िएगा और ऐसे पढ़ने के बाद फिर इसको भी वैसे ही रीड कीजिएगा, तब आप लोग को मालूम चल जाएगा। क्योंकि इसको भी संदर्भ लिखना है और संस्कृत में संदर्भ लिखने का मतलब एक चीज आप लोग को इंक्वायरिंग करना पड़ेगा, ये चैप्टर का नाम क्या है। बस इस चैप्टर का नाम क्या है, बस चैप्टर का नाम यदि आप लोग यदि खोज लेते हैं तो भाई 5 नंबर 7 नंबर मिल जाएगा। और इसमें भी देखिएगा ये क्या पूछा है, मालवीय। चैप्टर का नाम ही नहीं खोजना, बस महामना मालवीय। बस पढ़िएगा ना, पढ़ने के बाद ही आप लोग को चैप्टर वैप्टर सब मालूम चल जाएगा साला किस चैप्टर का है। तो चलिए अब इसको भी हल किया जाए। प्रश्न नंबर 8 का क। तो प्रश्न नंबर 8 का क देखा जाएगा कि ऐसे ही सेम का कीजिएगा जैसे गद्यांश पद्यांश में बताए हैं। इसको ले लीजिएगा और फिर लास्ट में इसको ले लीजिएगा, उसके बाद अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा डॉट डॉट करके। संदर्भ लिखे जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इसमें गद्यांश लिखिएगा क्योंकि संस्कृत का भी श्लोक होता है तो उसको वहां पे पद्यांश यानी श्लोक भी लिखा जा सकता है। हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवी नामक पाठ से उद्धृत है। ऐसे ही तो फिर अनुवाद देखा जाएगा, जैसे एक बार और संस्कृत वाले को रीड करते हैं। यू कह मालवीय स्वीकियेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत अतः अस्य सुहृदं तम प्राणिवाक् पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। तदनुसारम् अयं विधि परीक्षा मुद्रणं प्रयागस्ते उच्च न्यायालये प्रणिवाकरणं कर्तुं भारत विधे प्रकृष्ट ज्ञाने मधुरलापेन उदार व्यवहारेण चायं शीघ्रमेव मित्राय न्यायाधीशांच सम्मान भाजन भवत। तो इसको देखा जाए हिंदी में अनुवाद किया जाएगा, आप इसको भी कर सकते हैं, जो भी आप लोग को सटीक लगेगा उसको कर दीजिएगा। जैसे युवा मालवी ने अपने प्रभावपूर्ण यानी ओजस्वी होता है यानी तेज भी होता है, तो भाषण से लोगों का मन मोह लिया। इसमें देखिएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा स्पष्ट लिखा है अमोहत यानी मोह लिया। अतः इनके शुभ चिंतकों ने इन्हें अधिवक्ता यानी वकील भी बोला जाता है कि पदवी पद प्राप्त कर राष्ट्र की श्रेष्ठतम उच्चतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उसी के अनुसार इन्होंने विधि यानी कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दी। विधि के उत्कृष्ट ज्ञान, मृदु वार्तालाप तथा अपने उदार व्यवहार से शीघ्र ये मित्रों एवं न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। बस ऐसे लिखिएगा। आप लोग को इस पे 2 नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इस पे 5 नंबर, तो आप लोग का 5+2 हो जाएगा 7 नंबर। ऐसे आप लोग लिखेंगे तो भाई आप लोग को पूरा में पूरा नंबर प्रोवाइड कराया भी जा सकता है और मिलेगा भी। यदि आप लोग ऐसे इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो पता नहीं 2 नंबर की 3 नंबर मिलेगा, इसका गारंटी हम भी नहीं ले सकते हैं। और यदि हमारे रूल को फॉलो करेंगे तो भाई गारंटी है 7 में 7 नंबर कोई नहीं रोक सकता, एग्जामिनर भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि एग्जामिनर से ही ये काफी ये जो भी पेपर आप लोग को बताया जा रहा है, ये न्यू अपडेट 2024 के अंतर्गत ही इसको छपवा करके लाया गया है और यहीं से पेपर आएगा। और ये न्यू अपडेट्स इस क्वेश्चन के माध्यम से, इसके लेवल से ही आप लोग को अंदाजा लग सकता है कि ये पेपर अपने आप में क्या है। तो चलिए ख वाले यानी श्लोक को भी देखा जाएगा। इस श्लोक 2 श्लोक देगा, एक आप लोग भी इसको पढ़ करके पता कर सकते हैं इसमें, क्योंकि 2 आ सकते हैं। जैसे एक श्लोक का नाम और प्लस देने वाले का नाम भी इसमें लिखा जाता है। जैसे भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवाणम भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघा विपर्यम गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। तो इसके लिए भी आप लोग को कम से कम 10 से 15 मिनट देना इसको और आराम से सोचना है कि इस चैप्टर का है, और उसके बाद से इसका भी श्लोक यानी संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 का खल देखते हैं हम इसको लेते हैं। आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना हो, जो भी आप लोग को अच्छा लगेगा वो लिखिएगा। चलिए हम इसको मेंशन करते हैं। भाषासु मुख्य मधुरम दिव्या गिरिराणम भारती तस्याहि मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम। तो इसको देखते हैं प्रश्न नंबर 8 का। हाँ
आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अभी एक ऐसा माध्यम भी बताएंगे कि आप लोग के कॉपी एग्जाम एक पेज भी नहीं निकाल सकता है। जैसे क्या होता है, जो भी क्लास में घूमते घूमते रहते हैं सब, तो यदि अच्छा आप लोग के राइटिंग वगैरह लिखावटें अच्छा देखता है तो पैसा वैसा के माध्यम या किसी चीज के माध्यम की वजह से वो पेज को भी चेंज कर देता है। लेकिन आप लोग को ऐसा ट्रिक, ऐसा माध्यम बताया जाएगा जो किसी भी माध्यम में वो आपके एक पृष्ठ को भी चेंज नहीं कर सकता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो प्रश्न नंबर 8 का ख देखा जाएगा। भाषासु मुख्य मधुरम जैसे बताए थे सेम वैसे ही उतार लीजिएगा। फिर इसका संदर्भ लिखने के लिए इसी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि, ये जो श्लोक था, ये जो श्लोक है सुभाषित रत्न, जैसे सुभाषित भाषासु, यहाँ पे सब सुभाषित। देखिएगा जो भी आप लोग व्याख्या पढ़ेंगे ना, ऐसा हो नहीं सकता कि उस चैप्टर का कहीं ना कहीं उसमें शब्द न आया हो, क्योंकि उसी चैप्टर से अकॉर्डिंग सब बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा सुभाषितम उसी तरह यहाँ पे मालूम चल चुका है। सुभाषित रत्नानी नामक पाठ के संस्कृत दिग्दर्शिका शीर्षक से उद्धृत है। तो इसको चलिए अनुवाद करते हैं। तो एक बार और रीड कर लेते हैं। जैसे भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवरणाम भारती तस्या ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम। तो इनका भी होगा सभी भाषाओं में देववाणी यानी संस्कृत सर्वाधिक प्रधान मधुर और दिव्य है। निश्चय ही उसका काव्य साहित्य मधुर है तथा उससे काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन है। ऐसे ही लिखिएगा। तो आप लोग को 2 नंबर यह और 5 नंबर यह, आप लोग को 7 नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप लोग को 7 नंबर ही मिलेगा। चलिए अब आप लोग को और क्वेश्चन को देखते हैं। वायरल पेपर्स और सारा क्वेश्चन को इसी तरह बने रहिएगा, सब सॉल्व करा दे रहे हैं और आप लोग आराम से इसको देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा और एक अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए जो प्रश्न नंबर 9 और 10 इसको बाद में करते हैं, क्योंकि जो और ज़्यादा वाला जो नंबर गए उसको पहले कर लेते हैं, क्योंकि कम वाले को नहीं किया भी जा सकता, कोई बातें नहीं है। लेकिन आप लोग को तो भाई सब करना है, क्योंकि टॉप करना ऑल इंडिया को। तो इसमें सबसे पहले एक ऐसे यानी निबंध को लिख लिया जाए और निबंध लिखिएगा, अच्छा से लिखिएगा, माइंड को एकाग्रित करके उस चीज के बारे में सोच सोच करके आप चाहिएगा। तो बस निबंध का जो हेडिंग बताएंगे, बस इसका भी हेडिंग को आप लोग याद कर लीजिएगा और हेडिंग याद करने के बाद आप लोग चाहिएगा तो ये जो भी है पेपर वेपर साहब के सब उसी में छाप दीजिएगा, कोई मकसद उसका नहीं रहेगा, बस हेडिंग मायने रखेगा। तो चलिए यहाँ पर भी और एक अच्छा निबंध लिखने का ट्रिक भी इसी चैनल पे बता चुके हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक दिया, जैसे बेरोजगारी समस्या और समाधान दिया है, सर्वदम संभाव संभाव दिया है, किसी मेले की आंखों देखा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास, जैसे मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय लेखक, मेरे प्रिय बुक जो भी हो। तो चलिए हम एक को मेंशन करते हैं, बेरोजगारी समस्या और समाधान। जो भी हम बताएंगे इसको अच्छा से लिखिएगा। 9 नंबर का 9 नंबर मिलेगा। यदि हमारे नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो अब उसके बाद क्या हो सकता है तो हम भी नहीं जानते हैं। तो चलिए एक अच्छा निबंध लिखते हैं, बेरोजगारी समस्या और समाधान। तो बेरोजगारी समस्या और समाधान, तो एक अच्छा निबंध लिखने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले रूपरेखा नहीं से विचार, प्रमुख विचार बिंदु भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग रूपरेखा तैयार कीजिएगा, 2 से 3 लाइन में तैयार कीजिएगा। अब क्या करना है, तो सबसे पहला हेडिंग देखिए, सबसे पहला और सबसे लास्ट, सबसे पहला प्रस्तावना, सबसे लास्ट उपसंहार, बस ये 2 हेडिंग तो आप लोग को याद कर लीजिएगा। सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा उपसंहार। देखिए प्रस्तावना बेरोजगारी समस्या और समाधान पे देखना है। तो सेकेंड हेडिंग होगा कि प्राचीन भारत की स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति, बेरोजगारी से अभिप्राय क्या है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है। यानी ये जो भी हेडिंग ए रहेगा बस इसी हेडिंग को एक्सप्लेनेशन करना है। तो आप लोग अच्छा से हेडिंग को याद भी कर सकते हैं, जैसे बेरोजगारी के कारण, साथियों की समस्या का समाधान और उपसंहार, बस। तो चलिए प्रस्तावना को देखते हैं और प्रस्तावना को लिखते हैं। आप लोग अच्छा से इसको देखिएगा और ये निबंध है, इसमें नो लिमिट वर्ड है, यहाँ पे वर्ड का लिमिट नहीं है। तो आप लोग इसको काइंड आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कम से कम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 250 से 300 के आसपास लिखिएगा और उसके लिए 4-5 पृष्ठ लगेगा। तो आप लोग आराम से लिखिएगा। तो इसमें देखिएगा सबसे फर्स्ट प्रस्तावना, जैसे मनुष्य की सारी गरिमा, जीवन का उत्साह, आत्मविश्वास व आत्मसम्मान उसकी आजीविका पर निर्भर करता है। बेकार या बेरोजगार व्यक्ति से बढ़कर दयनीय, दुर्बल तथा दुर्भाग्यशाली कौन होगा, परिवार के लिए वह बोझ होता है।
सेकंड हेडिंग को देखा जाएगा जैसे प्राचीन भारत की स्थिति क्या है, तो प्राचीन भारत अनेक राज्यों में विभक्त था। राजागढ़ स्वेच्छाधारी न थे, वे मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करते हुए प्रजा की सुख समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इसके लिए आप लोग को ये बैठ करके याद नहीं करना है, बस आप लोग को टाइटल देख लीजिएगा और हेडिंग को बस याद कर लीजिएगा। हेडिंग तो याद करना पड़ेगा भाई, रूपरेखा तैयार करके बस इसी हेडिंग को मेंशन कर दीजिएगा। आप चाहिएगा तो इस पूरा पेपर को भी उतार सकते हैं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं, वर्तमान स्थिति। जब सन 1947 में भारत जब पराधीनता के बाद स्वतंत्र हुआ, तो आशा हुई कि प्राचीन भारतीय इतिहास अर्थशास्त्र की सुदृढ़ता आधारभूत ग्रामीण पंचायतों में लघु उद्योग धंधों का आजीविका कर देश को पुनः समृद्धि मानस पुत्रों के हाथों में चला गया, जो अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेजियत में रंगे हुए थे। नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये 9 नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग बस टाइटल देखिएगा और एक अच्छा कॉपी लिखने की कोशिश कीजिएगा, जैसे हम लिखे हैं हमसे बेटर लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो फोर्थ नंबर देखा जाएगा कि बेरोजगारी से अभिप्राय। बेरोजगार सामान्य अर्थ में उस व्यक्ति को कहते हैं जो शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए असमर्थ हो, असमर्थ न हो, देखिएगा, मतलब कार्य करने का इच्छुक न हो, होने पर भी उसे प्रचलित मजदूरी की दर पर कोई कार्य न मिलता हो। बेकारी को हम 3 वर्डों में बांट सकते हैं। जैसे बेरोजगारी उसको 3 वर्डों में बांट सकते हैं, जैसे अनैच्छिक बेकारी, गुप्त व आंशिक बेकारी, संगठनात्मक बेकारी। फिर नेक्स्ट हेडिंग 5 को देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा। तो फिर देखते हैं जैसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत स्थान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में चीन के पश्चात है। यद्यपि वहां पर अनैच्छिक बेरोजगारी पाया जाता है, तथापि भारत में बेरोजगारी का स्वरूप अन्य देशों की अपेक्षा कुछ भिन्न है। यहाँ पर संगठनात्मक बेरोजगारी भीषण रूप से फैली हुई है। फिर 6वां हेडिंग को देख लिया जाएगा, बेरोजगारी के कारण। आप लोग लिखिएगा, हेडिंग को देख लीजिएगा। जैसे बेरोजगारी के कारण में काइंड ऑफ बेरोजगारी के कारण बना सकते हैं, जैसे जनसंख्या को बना दीजिएगा, इसमें ए डाल दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिए। उसके बाद से बी में डाल दीजिएगा शिक्षा प्रणाली, यानी भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है, इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। फलतः यहाँ की स्कूल कॉलेजों से निकलने वाले छात्र निजी उद्योग धंधे स्थापित करने योग्य नहीं हो पाते हैं। तो फिर आप लोग हम यहाँ पे कुछ हेडिंग्स मेंशन किए हैं, आप लोग इस हेडिंग्स को याद कर लीजिएगा। बस हेडिंग्स को याद करके आप लोग लिखेंगे, 9 में 9 नंबर आप लोग को पूरा का पूरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो सी हेडिंग है कुटीर उद्योगों की अपेक्षा, डी औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया, ई कृषि का पिछड़ापन हो गया, और एफ हेडिंग है कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। ऐसे करके आप लोग हेडिंग को नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं, समस्या का समाधान। समस्या का समाधान में जैसे फर्स्ट पे देखा जाए, सबसे पहली आवश्यकता है कि हस्त उद्योगों को बढ़ावा देने की, इससे स्थानीय प्रतिभा को सुविधा मिलेगा। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए लघु उद्योग धंधे ही ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, और इसमें जैसे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5 में जो भी डॉट डॉट करके छोड़े हैं, इसका मतलब यह है कि आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो भी हेडिंग था समस्या और समाधान, तो समस्या और समाधान बेरोजगारी के माध्यम से आप लोग 5 हेडिंग बना करके, 5 इसमें हेडिंग नहीं बनाने, इसमें पॉइंटिंग नंबरिंग के अवसर पर लिखना, जैसे 1 2 3 4 5 करके। तो आप लोग 5 हेडिंग बस यहाँ पे 5 पैराग्राफ या 5 लाइन जो भी आप लोग को आएगा बस यहाँ पे लिख दीजिएगा। चलिए लास्ट हेडिंग उपसंहार को देखिए, जैसे इस जो भी बेरोजगारी समस्या और समाधान है, इसका लास्ट पॉइंट है, क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि सारांश है कि देश के स्वायत्तशासी ढांचे और लघु उद्योगों धंधों के प्रोत्साहन से ही बेरोजगारी की समस्या के उन्मूलन के लिए जागरूक है, और उसके द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। परिवार नियोजन कल्याण, यानी कल्याण, बैंकों की राष्ट्रीयकरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कच्चा माल ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि चकबंदी, नए नए उद्योगों की स्थापना, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आदि अनेकानेक कार्य ऐसे कार्य हैं। आप लोग यहीं पे मत रोकिएगा, क्योंकि यहाँ पे डाटा लिमिट अनलिमिटेड है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, फिर यहाँ पर चाहिएगा तो फिर ये पुनः वाले इस सब के सब पैराग्राफ को भी आप उतार सकते हैं, ऐसा कोई बातें नहीं है। तो फिर क्या कीजिएगा, इसमें मेंशन कर लीजिएगा। फिर मेंशन करने के बाद अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तो क्वेश्चन हो गया, अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक इसी चैनल पे प्रोवाइड किया गया है। एक
रस छंद अलंकार के नाम से होगा, अभी इसी पर दिखाएगा साइड में, उसको आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये 2 और 2 6 नंबर का ही आता है। तो चलिए इसको भी अब पहले देख ही लिया जाए। तो प्रश्न नंबर 10 का क क्या क्या पूछा है। तो प्रश्न नंबर 10 का कहानी श्रृंगार रस पूछा है, करुण रस पूछा है, इसका उदाहरण और परिभाषा। तो चलिए हम करुण रस को मेंशन करते हैं। करुण रस यानी जिसका विभाव अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से जब शोक, करुण का मतलब दुखी यानी शोक नामक अस्थाई भाव की प्राप्ति होती, तब वहां करुण रस प्रमाणित होता है। इसका उदाहरण देखते हैं कि मणि खोए भुजंगसी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसके बाद इसके स्पष्टीकरण को देखते हैं। जैसे इसके अस्थाई भाव क्या है, इसका अस्थाई भाव यानी शोक है। और इसमें विभाव क्या है, तो क पे आलम्बन है श्रवण कुमार, ख पे आश्रय यानी पाठक। नेक्स्ट पर देखा जाएगा कि उद्दीपन यानी दशरथ की उपस्थिति है। और तीसरा अनुभाव है इसका सिर का पटकना, संचारी भाव है विषाद स्मृति यानी प्रलाप आदि। ऐसे करके इतना आसान भाषा में रस छंद अलंकार आप लोग को हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा। जो हमारे इस चैनल का पॉपुलर वीडियो भी वही होगा। सेकेंड ऑप्शन पे देखा जाएगा कि 10 का ख पे क्या है। तो 10 के ख पे कि श्लेष अलंकार पूछा है और दृष्टांत अलंकार पूछा है। तो हम श्लेष अलंकार को मेंशन किए हैं। जैसे जब एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है किंतु उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण और स्पष्टीकरण सब हमारे इसी चैनल पे एक वीडियो है, रस छंद अलंकार ऐसे ही नाम करके होगा, रस छंद अलंकार ऐसे ही तीनों साइड में करके होगा। आप लोग उस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को 6 नंबर प्रोवाइड कराएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। चौपाई छंद भी है। तो चौपाई छंद का इसमें दिया है कि एक चौपाई छंद का ऑप्शन दिया और दोहा छंद का दिया है। तो इसमें हम चौपाई छंद को लिए हैं। जैसे चौपाई सममात्रिक छंद, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरुपद होते हैं। इसमें देखिएगा एग्जाम्पल को बहुत बेहतरीन और आसान से आसान लिए हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। अब इसमें 16-16 मात्राएं होती है। मात्राएं को काउंटिंग किया जाए, जैसे ये जो होता है लघु वाला एक एक लिया जाता है, दीर्घ है इसको 2 माना जाता है। जैसे 1 1 2, 1 1 2 1, तो वह 1 1 2, 3 4 2 6 1 7, 2 9 1 10, 1 11, 1 12, 2 14 और 2 16। ऐसे ही करके आप लोग को यदि ये मात्रा गिनना नहीं आता होगा तो हमारे इसी चैनल पे और इसी वीडियो में ही वो जो बताएं रस छंद अलंकार करके होगा, उसी में सारा डिटेल में बताया गया और इस स्पष्टीकरण भी वहीं से देख लीजिएगा। एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा और ये जा करके आप लोग को 2+2+2 6 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। यदि हमारे इसी चैनल से देख करके वीडियो की यदि आप लोग अच्छा से लिखेंगे तो नंबर कोई भी कट नहीं कर सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या बचा है। तो नेक्स्ट वाले में ये बचा है प्रश्न नंबर 12 का क, संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद भी इसी चैनल पे वीडियो है, आप लोग वहां से भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो पाव का है यानी पोधन का हो जाएगा, प्रेजते यानी प्रधन एजते हो जाएगा। पुस्तकालय में संधि कौन सा है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम है। दशानन, जिसका 10 आनन हो, जैसे रावण। ऐसे भी आप लोग करके लिख सकते हैं। तो चलिए इसका भी क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं। जैसे पावक का संधि विच्छेद होगा पौधन अक। इसमें देखिएगा ट्रिक मार दिए, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। संधि विच्छेद भी इसी चैनल पे प्रोवाइड कराया गया है, आप लोग वहां पर से भी देख सकते हैं, अच्छा से देख सकते हैं। और देख करके आप लोग वहां से भी 2 1 2 3 और 2 5 5 नंबर का ये भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर इस चैनल पे जाइएगा और एक एक बार इस वीडियो को सब देखिएगा। ये आपका समास विग्रह वाला है, इसको देख लीजिएगा। और इसमें जो एक लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 का कि संस्कृत में किन्हीं 2 को संस्कृत, आप लोग ये देख लीजिए क्वेश्चन और आप लोग 2 आंसर। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है और 4 क्वेश्चन में से आप लोग चारों का आंसर दीजिएगा, नहीं तो 2 का आंसर दीजिएगा। और हम नेक्स्ट 20 तारीख को इसमें जो भी मुख्य इंपॉर्टेंट संस्कृत का जो भी क्वेश्चन होगा और संस्कृत का गद्यांश का जो भी पैराग्राफ होगा और श्लोक मेन मेन जो भी श्लोक होगा सारा को मेंशन कर देंगे। मैं हम एक वीडियो में, आप लोग वहां से देख लीजिएगा।
तो चलिए, ये पेपर आप लोग का एक बेहतरीन और पूरी तरीका से 100 नंबर का 100 नंबर बताया जा चुका है। आप लोग इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग हेडिंग को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हेडिंग ही आप लोग को बार बार मायने रखेगा और हेडिंग ही बार बार पूछेगा आप लोग को। और यहाँ पे जो खाली छोड़े थे, यहाँ पे जब पेपर मिलेगा आप लोग को तो एक पेपर का कोड होता है और उसी कोड को आप लोग को यहाँ पे भरना होता है। चलिए, अब एक मेन ट्रिक बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप लोग को एग्जामिनर चाह करके भी इस पेज को भी नहीं निकाल सकता। वो क्या है, तो यही ट्रिक है। जैसे जो आप लोग का रोल नंबर होगा, प्रवेश पत्र उठाइएगा और जो भी आप लोग का जो अनुक्रमांक होगा वो अनुक्रमांक का कीजिएगा आप लोग अपने इस वाले पे ऐसे करके 12429091130 जो भी आप लोग का होगा हर एक पृष्ठ पर आप लोग लिखने की कोशिश कर दीजिएगा। और आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा और ऐसे बना देंगे तो इससे एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि हाँ, एक पृष्ठ इसी कॉपी का है। अब तो न्यू माध्यम से, न्यू टेक्निकल के माध्यम से आ रहा है जिसमें कोड यहीं पर तो मालूम चल जा रहा है और इसके माध्यम से भी अब कोई एग्जामिनर कॉपी को चेंज नहीं कर सकता है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए, उम्मीदें करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग बताइएगा इसी कि ये वीडियो आप लोग को देख करके कैसा लगा। और हमारे इसी चैनल पे जो भी वीडियो अपलोडेड किया गया है हिंदी का, आप लोग वहाँ से रस, छंद, अलंकार, संधि, विच्छेद, मुहावरा जो भी है सब आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा और देख लीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 दिन बचा है। आप लोग मेहनत जम करके कर लीजिए और एक बेहतरीन स्टूडेंट बन करके निकलिए और स्कूल टॉप करने की क्षमता रखिए। चलिए, धन्यवाद। अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक।